हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि पीएनसी के अपने डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन फंडा हो चुका था, यानी कि बोले तो मैं ग्रुप फॉर्मेशन बोल सकता हूँ। ओके, तो ग्रुप फॉर्मेशन हमने कर लिया था और मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट्स को बॉक्सेस में कैसे डिवाइड करते हैं और बॉक्स में कंडीशन बोल दे कि हाँ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, और ऐसे बोल सकते हैं बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। तो मैंने बताया था अगर बॉक्सेस आर आइडेंटिकल हैं तब उसके सॉरी ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल है तो उसके इसमें बताया तो मैं ओनली ऑब्जेक्ट्स को ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ध्यान, फोकस ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट बॉक्सेस। ओके, तो ये सब फंडा हमने पढ़ लिया था, इसके डिफरेंट केस के पढ़ लिए थे, इसके क्वेश्चंस भी किए थे। कल हमने पढ़ा था कि इक्वेशन जो कोई भी इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये केस पढ़ा था। एक कल गए तुमने n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये केस क्या था? ये केस था हमारा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। बोले तो ये जैसे इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अप टू xn xr मान इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन मैंने बताया था n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन। दिस इज नॉन, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, एंड n माइनस वन सी आर माइनस वन आर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, ठीक है ना? इसके बेस पर हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे। राइट, आज थोड़े और क्वेश्चन करें, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, आइए तुम्हें समझ में आया हो। राइट, तो लिखना है क्वेश्चन, लिखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w is equal to 20. Is that clear? x plus y plus z plus 2w equal to 20. अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब जीरो भी हो सकता है या फिर जीरो से ग्रेट हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? मस्ट बी इंटीग्रल। राइट, तो पहला केस में लेके चलता हूं, नंबर वन, इफ w इक्वल टू जीरो दैट मीन्स x plus y plus z equal to 20. Is that clear? Right again? So now we need to find x y z, number of x y z. हमें x y z की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है। ओनली हम यहां से क्या पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नॉट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा? नॉन नेगेटिव। हाँ भाई, w कैसा है? जीरो, तो नॉन नेगेटिव हो गया कि जीरो, आइदर ग्रेटर जीरो, और हाँ इंटीग्रल होना चाहिए। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या आएंगे? n कितना? 20। Is that clear? प्लस r कितना? 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, बोले तो 22 c2। Is that clear? सेकंड वन, इफ w इक्वल्स टू 1, क्या जीरो से लेस ले सकता हूं ना? नहीं ले सकता मैं, क्यों? नेगेटिव हो जाएगा। w इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ? बोला तो 2 18, तो यहां से कितना आ गया? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव 18 एंड कितना? 18 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 21 22 c2। इज दैट क्लियर? सेकंड केस, थर्ड केस, इफ w इक्वल टू कितना? 2, देन इन दिस केस x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ? 4, दैट मीन्स 16, तो कितना हुआ? सॉल्यूशन 16 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, 19 माइनस 1 18, तो 18 c2। इज दैट क्लियर? अप टू डॉट डॉट और कहां तक जाऊं मैं? 4। इफ w इक्वल्स टू 10 तक ले रहा हूं, 10 तक लिया तुमने, तो ये कितना होगा? 20 माइनस 20 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन n कितना? 0, 0 प्लस 3, तो 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। इज दैट क्लियर?
मीन्स 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं W इक्वल टू 11 ले सकता हूं? क्या मैं W इक्वल टू 11 ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ये क्या हो गया? नेगेटिव। दिस इज 22, ये 20 तो -2, तो यानी कि मैक्सिमम कितना ले सकता हूं मैं? 10 तक। ओके, तो इसके बाद मैं ले नहीं सकता। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हो गए? देखो W इक्वल टू 0 था तब 22C2, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुके ना। सेकंड, क्या मुझे इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके विदाउट में ये वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, जरूरत नहीं। देन आई विल यूज एडिशन फंडा। सिमिलरली फॉर दिस केस एडिशन फंडा, मतलब ऑल द केसेस आई विल यूज एडिशन फंडा। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितना हो गया? 22C2 प्लस 20C2 प्लस 18C2 प्लस 16C2, ओके, अप टू डॉट 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 कहां तक? 2C2। हटेगा नहीं, ये हमारा क्या करेंगे? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे, जिससे क्या पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। कभी कभी इनइक्वालिटी केस में दे देता है, अब इनइक्वालिटी केस कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solutions of the equation x plus y plus z plus w less than or equal to 20. Is that clear? अब ध्यान से देखो क्या पूछा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू। लेकिन सर हमने तो प्लस वाला फंडा पढ़ा, सॉरी इक्वल वाला, बट आपने क्या यूज किया है? लेस देन। तो मैं क्या करूंगा? इसको इक्वल के फंडे में चेंज करूंगा। अब ये वैल्यू कैसे लेस है? अब इक्वल कब आएगा? जब मैं कुछ भी इसमें समथिंग ऐड करूं, यानी कि मैं न्यू वेरिएबल कुछ ऐड कर लेता हूं। मैंने इसको लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी। इज दैट क्लियर? और कैसा फंडा है? t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, समझ पाए ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये क्या आएगा? इसके इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नॉट। अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो और मैं घटा ही रहा हूं, और घटा रहा हूं तो वैल्यू क्या होगी? और डिक्रीज होगी। क्या बोलूं मैं इसको? इक्वल टू 20। अब तुम इजीली इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ कैसे निकाल सकते हो? वेरिएबल कितने आएंगे तुम्हारे पास? 5, n कितना है? 20। तो फंडा क्या होगा? 20 प्लस 5 माइनस 1, C5 माइनस 1, दैट मींस 24 C4। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दूं, बैठेगा नहीं। अगला देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना। इन हाउ मेनी ways can a party of 6 men, एक पार्टी के लिए मुझे कितने मैन चाहिए, मतलब कितने वेज में 6 मैन की पार्टी बनानी मुझे, ठीक है ना। देखना, बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 10 हिंदूज, ठीक है ना, 8 मुस्लिम्स एंड 6 क्रिश्चियंस, राइट है नहीं। इफ कंडीशन देखना, इफ the party consists of at least one person of each religion, one person of
ईच रिलीजन, ठीक है ना, ये कंडीशन बोल दी, मतलब कम से कम 1% होना चाहिए हर एक रिलीजन का, ठीक है ना, 1%। तो इसको यही से समझो, एक तरह से कोई इक्वेशन गिवन है, वहां पे कम से कम उसका एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नहीं बोलूंगा इस केस में। तो ये फंडा समझ में आ गया, तो कम से कम एक बंदा आना चाहिए हर एक रिलीजन से, रटेगा नहीं। अब देखना इसको, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, number of ways, find the number of ways of selection, selections, ब्रैकेट लिखना, consider only the religion of the person, consider only the religion of the person, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सपोज कर लो तुमने हिंदू से लिया X%, वाई और वाई लिए मुस्लिम से, जेड लिए क्रिश्चियन से, जो भी तुमने पर्सन सेलेक्ट किया ना, इनका सम कितना आना चाहिए, 6, इज दैट क्लियर। और हर एक ग्रुप से एटलीस्ट 1% चाहिए, एटलीस्ट 1% फ्रॉम ईच ग्रुप, इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये बोल रहा है सर इस इक्वेशन के मुझे कैसे सॉल्यूशन चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट मींस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इज दैट क्लियर। इसका मतलब अब सिंपल सी इक्वेशन है, इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, क्वेश्चन इतना बड़ा था और आंसर एक लाइन का सिंगल सा, तो तुम क्या बोलोगे, सर n गिरना 6 प्लस r गिरना 3, सॉरी n माइनस 1, 6 माइनस 1 c, r गिरना 3 c माइनस 1 r माइनस कितना होगा 5c2, और 5c2 कितना 10, इज दैट क्लियर, सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आप कर देता हूं, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछना प्लीज, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक लिखना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है ना। देखो ज्यादा टफ वाली बात नहीं, तुमने सेट तो पढ़ा होगा, ठीक है, दो सेट है, किसी सेट में ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, राइट है कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालते हैं, ए डैश कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ा होगा तुमने, वेन डायग्राम पढ़ा होगा, आइए तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, जहां तक मेरा आइडिया है, राइट है कि नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो कैसे निकालते हैं, पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट के बाद, इंक्लूजन मतलब दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बने, ठीक है ना, दो ग्रुप के, जैसे मैंने बोल दिया एक बॉक्स में 10 बॉल्स है और दूसरे बॉक्स में कैसे 18 बॉल्स है। अब देखो यहां बोलते पहले बॉक्स में बोलते कि 7 रेड और 3 कैसे हैं ब्लैक, और सेकंड बॉक्स में बोलते कि उसमें क्या 3 रेड 2 वाइट और बाकी अदर ब्लैक, ठीक है। तो नंबर ऑफ मुझे ऐसे बॉल निकालने कि जितने भी बॉल आए सारे दोनों बैग से निकालूंगा, दोनों बॉक्स से बॉल निकालूंगा, तो दोनों बॉक्स से बॉल में निकालूंगा, दोनों रेड आए, जितनी बॉल आए मेरे पास कैसी है रेड आए, तो वो कैसे निकालूं, वो फंडा होगा इंक्लूजन, और रेड नहीं आए वो क्या होगा एक्सक्लूजन, रेड है कि नहीं, ये सिंपल सा फंडा है। तो देखो कैसे निकालूंगा, देखो मेरे पास दो सेट है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम मेथड, रेड है कि नहीं। एक सेट क्या है, ये रहा एक सेट ए, दूसरा सेट क्या है बी, समझ में आएगा। अच्छा इन दोनों सेट को मिला के, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के ए प्लस बी बोलूंगा ना मैं, तो इसको बोलता हूं मैं ए यूनियन बी, राइट है नहीं। यूनियन का मतलब क्या है एडिशन, सेट की फॉर्म में पढ़ू तो मैं। अच्छा एक बात, ये जो कंप्लीट बॉक्स दिख रहा है इसको बोलता हूं मैं यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इज दैट क्लियर। अच्छा देखो ध्यान से,
ये क्या दोनों को कॉमन पार्ट, इज दैट क्लियर? कॉमन पार्ट मतलब जो वैल्यू ए में वो बी में भी, दैट मींस कॉमन, और कॉमन को किस लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना? और तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मतलब ए में भी है, आइदर इन ए और इन बी, और ए यूनियन बी दोनों में। ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in either A or in set B, is that clear? समझ में आए? और दोनों में भी हो सकता है, और आइदर और का मतलब ये तो होता है, ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखोगे? देखो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए काउंट कर लूं, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इज दैट क्लियर? लेकिन खास बात देखो, तुमने जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए काउंट किए तो ये देखो ये वाला जो पार्ट, ये दो बार ऐड हो गया, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेकंड टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ बी, इज दैट क्लियर? बट आई नीड ओनली एट वन टाइम, तो मैं क्या करूं, वन टाइम सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, कल को तुम्हें बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश का मतलब हो गया कि वो एलिमेंट जो ए में ना हो, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए में अवेलेबल नहीं है, और ए में अवेलेबल तो मैं क्या बोलूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इज दैट क्लियर? यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को हटा दिया तो ऑल ओवर क्या बच गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश, समझ में आएगा? ऐसे बी डैश पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इज दैट क्लियर? अगेन, अच्छा कल को तुम्हें किसी ने यह पूछ लिया सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बोल सकते हैं सर, राइट है कि नहीं? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैश, इज दैट क्लियर? दैट मींस, सुनना मेरी बात, इसको मैं ऑफ करता हूं, दैट मींस नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इज दैट क्लियर? और ए यूनियन बी का फंडा तुम्हें आता है नंबर ऑफ इनसेट ए प्लस नंबर ऑफ इनसेट बी माइनस नंबर ऑफ इनसेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना? कल को तुमसे कोई पूछ ले ए यूनियन बी दोनों का डैश, तो तुम क्या लगोगे, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ये सारे फंडे तुम्हें याद होने चाहिए, राइट है नहीं? सिंपल फंडा है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, ये कौन से केस में होगी, दो सेट के केस में, अगर तीन सेट आए तो, ठीक है ना? तीन सेट आए तो पढ़ते देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर तीन सेट यूज कर लिए तो फंडा क्या आएगा, देखना ये बॉक्स है, इसको मैं बोलूं यूनिवर्सल सेट, इज दैट क्लियर? एक सेट ए ये रहा, दिस इज द ए सेट, राइट है कि नहीं? सेकंड वन, दिस इज द बी सेट, ओके, एंड थर्ड वन, दिस इज द सी सेट, ओके। तो ये क्या हो गया, ये देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल दूं मैं, राइट है कि? दोनों कॉमन पार्ट है, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, बी इंटरसेक्शन सी, इज दैट क्लियर? एंड थर्ड वन, दिस इज द सी इंटरसेक्शन ए, इज दैट क्लियर? अच्छा एक और खास बात, तुम्हें ये जो पार्ट दिख रहा है ना सबसे ज्यादा डार्क, देखना सबसे डार्क मतलब ट्रायंगल फॉर्म दिख रही है, यहां पर देखो ये तीनों पार्ट का कॉमन है क्या, थ्री पार्ट्स कॉमन, दैट मींस
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. इज दैट क्लियर? ओके, अब मुझे पूछ रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, मतलब आइदर इन A और इन B और इन C, मतलब A में हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, या फिर तीनों में कितने होंगे या दो में से कितने होंगे। तो फंडा क्या लगाऊंगा? A यूनियन B यूनियन C, इसका फंडा देखो। सबसे पहले तीनों एलिमेंट्स, तीनों सेट के एलिमेंट्स का एडिशन, सुनते चलना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तुमने जैसे A में ऐड किया उसके बाद B को ऐड किया, लेकिन ये जो कॉमन पार्ट है दो बार ऐड हो गए। A वाले पार्ट में सेकंड बार B वाले पार्ट में भी ऐड हो गए। तो मैंने कहा इसको घटा दो, माइनस A इंटरसेक्शन B। तुमने B और C को ऐड किया, B और C को ऐड किया, तो देखो ये जो पार्ट है ना B और C कॉमन पार्ट, ये भी ऐड हो चुका है एक बार, तो इसको हटा दो, माइनस A इंटरसेक्शन B, सॉरी B इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट A और C के केस में, A एंड C के केस में ये जो कॉमन पार्ट है ना ये भी दो बार ऐड हो चुका है, तो एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो, सिंपल, रटेगा नहीं। अब खास बात, इसका मतलब एक बात बताओ, तुमने ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट किया कि नहीं? सिमिलरली ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट किया और सिमिलरली ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट किया, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये जो बीच वाला सबसे मिड सेंटर पॉइंट, ये तुमने 3 बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, जबकि होना कितना चाहिए? 2 बार। तो मैं क्या करूं? एक बार ऐड करूं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इज दैट क्लियर? ये फंडा किसका आ गया? A यूनियन B यूनियन C। समझ में आएगा? ऐसे इन जनरल फॉर्मूला लिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे सेट आ जाए, ठीक है ना, n सेट आ जाए, उस केस में कैसे निकालते हैं इसको मैं रफ कर देता हूं, रटेगी नहीं। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN। तुम इसको ये भी लिखिएगा कभी कभी, यूनियन I फ्रॉम 1 to N, ठीक है ना, AI, एक ही बात है। तो पहले क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा समेशन I फ्रॉम 1 to N नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इसको हटा दो, तो समझ में आ चुका है। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ, ठीक है ना। सेकेंड वन, तीन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट ऐड कर दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK एंड डॉट 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 सो ऑन। देखो प्लस माइनस, इसका मतलब प्लस माइनस कैसे चल रहा है? अल्टरनेट साइन में। तो मैं इसको लास्ट टर्म लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा -1/n, राइट? जैसे तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एंड टर्म 0 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से कितना आ गया, या फिर n-1 कर दो, एक ही बात, ठीक है ना। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन समेशन लगा दो, समेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 AI इंटरसेक्शन, यार सॉरी, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 किया, राइट है कि नहीं? ये हमारा क्या आएगा? इन जनरल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? जैसे दो एलिमेंट है A1 इंटरसेक्शन A2, तो फॉर्मूला क्या आता है? A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। इज दैट क्लियर? तीन एलिमेंट का फंडा आ जाए, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 इंटरसेक्शन A2, A2 इंटरसेक्शन A3 एंड A3 इंटरसेक्शन A1। नेक्स्ट लास्ट में फाइनल में, ओके। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप कंप्लीट फंडा समझ में आ जाए। कैसे इसका यूज करूंगा PNC में, हालांकि टॉपिक किसका है? सेट का, ठीक है ना, टॉपिक किसका है? सेट का, लेकिन मुझे कहां यूज करना है इसको? PNC में, ओके। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ permutations, find the number of permutations of letters small a comma small b comma small c comma small d
EFG. Is that clear? Taken all together. Taken all together. सबको ये सब लिख चलूंगा, ठीक है ना? If neither BEG, समझ में आया? BEG ये वाला पैटर्न, अरेंजमेंट नहीं है, पैटर्न बोल रहे हैं, एंड नॉर CAD, हाँ CAD, ठीक है ना? पैटर्न अपीयर। तो पहले एक काम करता हूं मैं, मतलब मेरे पास जो अरेंजमेंट निकालूंगा मैं, उसमें ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। मतलब EBG हो सकता है, GBE हो सकता है, लेकिन BEG नहीं होना चाहिए। कैसे भी तुम लेटर अरेंज करोगे तो इस लेटर में अरेंजमेंट जो भी करो BEG साथ में होना चाहिए और CAD नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पहले क्या करूं मैं, टोटल अरेंजमेंट निकाल दो मेरे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बोलो भाई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सिंपल आ गया, फर्स्ट क्लास ऑफ PNC, राइट? डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? क्या करोगे? एन फैक्टोरियल, एन डिफरेंट, सॉरी एन फैक्टोरियल। अब एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट? ओके, अच्छा देखो, मैं इसमें से एक काम करता हूं, वो वाले पैटर्न घटा देता हूं जिसमें BEG ये वाला पैटर्न अपीयर हो रहा हो, और एक ये वाला पैटर्न जिसमें ये अपीयर हो रहा हो। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन BEG पैटर्न अपीयर, ठीक है ना? जिसमें ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। अब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो मतलब क्या बनूंगा? A C D और F और एक फाइनल लेटर BEG, राइट है कि नहीं? ये 4 लेटर और एक इनका अरेंजमेंट कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। ये तो एक लेटर होगा ना, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना। तुम तो इस पर अरेंजमेंट मत करते 3 फैक्टोरियल इनटू मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ पर इनका भी तो अरेंजमेंट करना है, नहीं, यहाँ पर इनका अरेंजमेंट नहीं करना। उसने पहले बोल दिया ये वाला पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं, मतलब B के बाद E आएगा, E के बाद G आएगा, नॉट E के बाद B। इज दैट क्लियर? तो ये अब एज ए सिंगल वर्ड काम करेगा। तो कितने लेटर हो गए? 5 फैक्टोरियल। सिंपल। अब दोनों सुनना पड़ेगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन CAD पैटर्न क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। सुनना मेरी बात, ठीक है ना? तो CAD को क्या मानूंगा मैं? सिंगल वर्ड। बाकी बच गया क्या? B E G F। इज दैट क्लियर? इनका अरेंजमेंट और ये सिंगल लेटर पैटर्न यही है। तो ऊपर वाला प्रोसेस एवरेज कितना प्रोसेस? 5 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं? लेकिन मुझे क्या चाहिए? दोनों पैटर्न अपीयर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, तुम 7 फैक्टोरियल में से ये दोनों घटाओगे, लेकिन एक बात बताओ, ये वाला पैटर्न अपीयर नहीं हो रहा है, ये वाला पैटर्न अपीयर नहीं करना है, लेकिन इसमें ये तो हो सकता है ना CAD वाला पैटर्न अपीयर हो रहा है कि नहीं? हो सकता है ना? क्या देखते हैं इसमें? जैसे कोई कंडीशन नहीं, इंस्ट्रक्शन है नहीं। सिमिलरली यहाँ पर BAG वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है, राइट है कि नहीं? तो तुम यहां से इसको घटाओगे 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये जो पैटर्न है ना, 2 बार ये वाला पैटर्न भी क्या आ गया? साथ में आएगा, राइट है कि नहीं? तो ये वाला पैटर्न भी मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन CAD एंड BEG पैटर्न्स अपीयर, दोनों पैटर्न होते हैं। क्यों दोनों पैटर्न क्यों कर रहा हूं? इसमें देखो BEG वाला पैटर्न हो गया, BEG वाला पैटर्न तो मैं हमेशा फिक्स कर रहा है, लेकिन यहां पर अरेंजमेंट में ऐसा अरेंजमेंट है कि सारे लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। मतलब इसमें CAD पैटर्न भी आएगा, एक बार आएगा कि? तो CAD पैटर्न भी आएगा। सिमिलरली यहां पर BEG पैटर्न, सॉरी तुमने CAD फिक्स कर दिया है तो अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो कम से कम एक बार BEG पैटर्न भी आएगा। इज दैट क्लियर ना? तो यानी कि तुम जैसे इसमें से इन दोनों को हटाओगे तो ये जो पैटर्न है ना 2 बार सब्सट्रैक्ट हो जाएगा।
तो पहले इनका अरेंजमेंट कर लो, कितना हो गया? हाँ भाई, एक लेटर ये, एक लेटर ये, रिमेनिंग एक लेटर कितना? एफ, तो कितना? 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? नाउ ये समझ में आई बात? अब देखता हूं ऊपर कुछ लिखता हूं मैं, बोर्ड भर गया यार। देखिए, सो एक्चुअल रिक्वायर्ड arrangements of A B C D E F कितना है? 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। इसमें से ये जो पैटर्न है 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, बट मुझे एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस कर दो एक बार, प्लस 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये तो लेटर्स का हो गया। अब अगर पर्सन हो तो उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं देखिएगा, ठीक है ना? सो इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways? In which two Americans, ठीक है ना? 2 ब्रिटिश, अरे ब्रिटिश समझो ना, अंग्रेज लोग, ठीक है ना? एंड वन चाइनीज, चाइनीज को समझते हो? चिंगचुंग चैन, ठीक है ना? वन डच, डच का मतलब मुझे भी नहीं पता, डच कोई कंट्री है, होगी, मुझे ध्यान नहीं, ठीक है ना? जो भी, एंड द वन डच एंड वन इजिप्टियन, वन इजिप्टियन, कितने हो गए? 2 2 4 7 हो गया। ओके, 2 2 4, ओके। कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल, कैन सिट ऑन अ राउंड टेबल, राउंड टेबल, एक राउंड टेबल बैठा है। ओके, नेक्स्ट, सो दैट persons of the nationality, persons of the same nationality, same nationality are separated, समझ में आई बात? अरे मतलब अमेरिकन के पास अमेरिकन नहीं बैठना चाहिए, बैठेंगे नहीं, और ब्रिटिश के पास ब्रिटिश नहीं होना चाहिए। ये दो ही है सेम नेशनलिटी के दो बंदे, एक तो अमेरिकन और एक कौन सा? अंग्रेज लोग, बैठेंगे नहीं। बाकी सब 1 एक डच, एक चिंगचुंग चाइनीज और एक इजिप्टियन, बैठेंगे नहीं। ये तो सारे एक लोग हैं, इनको कैसे बिठाऊं? ये तो कभी ये तो हमें सेपरेटेड ही, क्योंकि एक पर्सन है। बट दिक्कत है वो किस में है? एक तो इसमें अमेरिकन में और एक किस में? ब्रिटिश में। तो पहले देखो नंबर है, व्हेन अमेरिकन मैंने ए मान लिया, A1 A2 आर सिट टुगेदर, तो दोनों लेटर्स को, दोनों बंदों को मैं क्या मेंशन करूंगा? सिंगल पर्सन। टोटल कितने? 6, सॉरी टोटल कितने? 7, और इनको एक एज्यूम कर लिया, तो टोटल कितने हो गए? 6। अब एक राउंड टेबल बैठा रहे हो, राउंड टेबल बैठाने का प्रोसेस n-1 का फैक्टोरियल, n-1 मतलब 6 - 1 फैक्टोरियल। 6 टोटल पर्सन कितने हैं? 7, बट 2 persons आर सिट टुगेदर, और 2 पर्सन को एक साथ बैठा रहे हो, दैट मीन्स 2 को एक ही मालूम है। अब देखो उन 2 का भी तो अरेंजमेंट कर सकते हो सकता है जो पहले वाला लेफ्ट में बैठा हो सेकंड वाला राइट में बैठा हो, उल्टा भी तो कर सकता हूं, सेकंड को लेफ्ट में फर्स्ट वाले को राइट में, तो इनटू 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली देखो 2 व्हेन B1 B2 आर सिट
टुगेदर, दोनों एक साथ बैठे हो तो भी सेमी फंडा। अब की बार B1 B2 में कुछ करना है तो कितना 6 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और तुम्हारे पास आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो नंबर 3, व्हेन A1 A2 एंड B1 B2, वो वाला अरेंजमेंट जिसमें क्या A1 A2 और B1 B2 ये दोनों एक साथ बैठे, ये दोनों एक साथ बैठे हो, तो क्या प्रोसेस होगा, इसको एक मानूंगा, इसको एक मानूंगा, बाकी रिमेनिंग कितने 3, कितने लेटर हो गए 8 8 5 5 - 1 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब इन दो का आपस में अरेंजमेंट कितना है 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, इन दो का आपस में अरेंजमेंट कितना है 2 फैक्टोरियल। अच्छा, राउंड टेबल बैठा रहा हूं, उसकी n - 1 का फैक्टोरियल कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल कितना 24 इंटू 2 कितना 48 इंटू 2 कितना 96। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर। उसने क्या बोला था कि दो नेशनलिटी वाले बंदे हमेशा, सॉरी सेम नेशनलिटी वाले बंदे क्या होना चाहिए सेपरेट। अब सेम नेशनलिटी का केस कौन सा, या तो अमेरिकन या फिर ब्रिटिश, है कि नहीं, क्योंकि बाकी अदर कंट्री के तो बंदे एक एक बंदे हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नाउ एक्चुअल अरेंजमेंट्स, बोलो भाई एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे करूंगा मैं, देखो ध्यान से। टोटल अरेंजमेंट कितने, टोटल पर्सन कितने 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। एक राउंड टेबल पर 7 - 1 का फैक्टोरियल, मैं से वो हटा दूं जिसमें अमेरिकन क्या हो सिट टुगेदर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस वो हटा दूं जिसमें ब्रिटिश क्या हो टुगेदर, ठीक है ना, प्लस। अब प्लस क्यों कर रहा हूं, अरे मेरे लाल तुमने इसमें से वो भी घटा दिया जिसमें अमेरिकन 7 है, लेकिन बाकी अदर लेटर का तुमने अरेंजमेंट किया अदर कंट्रीज का, तो एक अरेंजमेंट वो भी आएगा जिसमें ब्रिटिश 7 में हो। सिमिलर यहां पर ब्रिटिश 7 में हो, और एक प्रोसेस वो भी आएगा जब अमेरिकन क्या हो 7 में हो। तो यानी कि इस वाले फंडे को तुमने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हो, तो प्लस एक बार कर दो, कितना 96। आंसर क्या आएगा 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 माइनस 120 इंटू 2 कितना 240 माइनस 240 कितना माइनस 480 प्लस ऑफ 96। आंसर तुम निकाल लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें आता हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। डाउट हो कोई पूछ लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, आज हमारा पीएनसी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। फिनिश हो चुका है, कंसेप्ट पूरा हो चुका है, ठीक है ना। हालांकि एक टॉपिक बचा जिसका नाम है मल्टीनोमियल थ्योरम, बट एक्चुअल मल्टीनोमियल थ्योरम मैं यहां नहीं कराऊंगा बिकॉज तुम्हें आइडिया नहीं है बाइनोमियल थ्योरम का कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर n कैसे निकालते हैं, वहां उसका यूज होगा, और उसके यूज के लिए तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। तो वो तो तभी हो सकता है जो तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम आए। तो पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद वो टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम में भी और यहां पर भी, तो मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा लूंगा उसको, ठीक है ना, इसलिए मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा उसको। ओके, अच्छा क्वेश्चन है वो टॉपिक अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन और लिखना, डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम है, सुनिएगा। ये और ऐसे गए, ये गए, इन भाई साहब के कोने का नाम है 0 0 मतलब ओरिजिन, और यहां पहुंचना इन वर्टेक्स का नाम है B 3 3। ओके, अब क्वेश्चन लिखिएगा, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can a person go from point A to point B, point A to point B? Is that clear? भाई साहब को यहां से यहां जाना है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? if he can travel only to write or कहा गया, और upward along, बोलो ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये लाइन लिखने की जरूरत है।
इस लाइन को लिखने के लिए सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है लिखने के बाद, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, उस लाइन को कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर भी तुम्हें डालेगा, तुम वहां से बेवकूफ बन जाओगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत कर दोगे, तो साथ में क्या लिखोगे, -1 गिफ्ट में। इज दैट क्लियर? कोई मतलब ही नहीं इस लाइन को लिखने का। अरे भाई यहां तक पहुंचना, या तो मैं ऐसे जा सकता हूं, उसके बाद मुझे अपवर्ड जाना ही पड़ेगा, या फिर अपवर्ड जाऊं फिर उसके बाद राइट जाना पड़ेगा। जरूरत है इस लाइन की, कोई आइडिया नहीं। या फिर ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, रेडी नहीं। या फिर मैं पहले ऐसे जाऊं, फिर मैं ऐसे जाऊं, फिर मैं ऐसे जाऊं, फिर मैं ऐसे जाऊं, मेरी चॉइस है। क्या मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा क्या? लेफ्ट तो जाना ही नहीं पड़ेगा। डाउन जा सकता हूं क्या? डाउन जा नहीं सकता मैं, या तो राइट या अपवर्ड। इज दैट क्लियर? क्या इसलिए लिखने की जरूरत थी? सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लिख रहा है। अब देखो तुम्हें इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो अब कैसे पहुंच सकते हो? नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो भी लिखना है, ठीक है, ये तुम्हें पता है। कैसे पहुंचूंगा? अगर मुझे अपवर्ड जाना है, अपवर्ड के लिए देखो 1 2 3, यहां तो फिक्स 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को पार करना पड़ेगा। और अगर मुझे राइट जाना है 1 2 3 वर्टिकल स्ट्रिप को पार करना पड़ेगा। क्या एक क्रॉस, मस्ट क्रॉस 3H और 3V स्ट्रिप्स, ठीक है ना। 3H और 3V स्ट्रिप, 3H मतलब 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल्स, या तो उसको 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्रॉस करनी पड़ेगी, या फिर 3 वर्टिकल स्ट्रिप्स क्रॉस करनी पड़ेगी। टोटल स्ट्रिप्स कितनी हो गई? 6, तो 6 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट, राइट है कि नहीं? ओके, बट 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, दैट मींस 3 आइडेंटिकल केस, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 3 वर्टिकल स्ट्रिप, दैट मींस अगेन 3 आइडेंटिकल, सो अगेन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया? 720 डिवाइड बाय 6 into 6 36, हाँ जी, 2 2 0 20। Is that clear? We have only 20 number of ways, okay? 20 number of ways के प्रोसेस से यहाँ पहुंच सकता है। ओरिजिन से 3 3 जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, ओह अगला क्वेश्चन लिखिएगा भाई, कहां गया? देखो जनाब, फाइंड द नंबर ऑफ, दो क्वेश्चन और लास्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x plus y plus z plus w और लेस देन 25, ठीक है ना। where x greater than -2, y greater than 1, z greater than or equals to 2, w greater than or equals to 0। is that clear? कंडीशन देख लें, x plus y plus z plus w लेस देन और इक्वल टू 25। इसका मतलब पहले तो इसको सॉल्व करो। देखो ऐसे केस बोलते हैं, अगर तुम सिंपल केस होता, ये वाली कंडीशन नहीं देते, तो तुम ओनली वेरिएबल ऐड करके या घटा के सॉल्व कर देते। ओनली लेस देन लगाए, दैट मींस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेकिन साथ में ये बहुत बड़ी गलती कर दी ना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सब डराने के लिए होता है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें खुद को, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस में, आइडिया आ जाएगा। तो पहली बात इसको सॉल्व करते हैं, x plus y plus z plus w प्लस ऑफ न्यू वेरिएबल v ऐड कर देंगे, और इसको मैं इक्वल ला दूं 25। ये ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज लेस, और लेस है तो समथिंग ऐड करना पड़ेगा। और v कैसा होगा भैया? v पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तभी ये इक्वल 25 आएगा। और कैसा होगा v? v इंटीग्रल होगा। समझ में आई बात? यहां कैसा फंडा पूछे? ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। x जो है ना, इसको मैं लिखूं -2, तो एक तरह से मैं ये बोल रहा हूं, x जो है ना इससे ग्रेटर, तो यानी कि -2 + t1, यानी कि इससे ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए -2 से।
तो मैंने कहा इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो -1 प्लस t1, और t1 कैसा होगा, एक वेरिएबल है, कैसा आएगा, इंटीग्रल आएगा, क्योंकि मुझे इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है। t1 की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग किसकी आएगी, x की वैल्यू। तो क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी क्या, क्योंकि t कैसा है, वेरिएबल, वो भी पॉजिटिव। सिमिलरली y के बारे में क्या बोला है, ग्रेटर देन 1, तो मैंने बोला इसको लिखो y इक्वल टू 2 प्लस t2, क्या इससे ग्रेटर आएगा, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर आएगा, ऑलवेज, कोई सवाल ही नहीं उठता इसलिए ऐसा है, क्योंकि t2 कैसा है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं। जेड देखो 2 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2 है ना, तो यानी कि जेड को मैंने मान लिया 2 प्लस t3, 2 प्लस, सर यहां पर 3 करना चाहिए था, नहीं, यहां क्या फंडा है, इक्वल, तो इक्वल भी आ सकता है जब t3 क्या हो जाए 0, लेकिन इस केस में क्या है, ओनली ग्रेटर। w कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां कुछ ऐड मत करो, w को लिखो t प्लस 0 प्लस t4, मतलब t4, इज दैट क्लियर। और v देखो क्या, v क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मींस v इक्वल्स टू 1 प्लस t5, इज दैट क्लियर। यहां पर रखो, इधर आ जाओ, x कितना, -1 प्लस t1 प्लस 2 प्लस t2 प्लस z कितना है, 2 प्लस t3, हाँ जी, नेक्स्ट, और ये कितना, t4 और 1 प्लस t5 इक्वल टू कितना, 25, -1 से 1 गया, वैल्यू कितनी हो जी, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, तो ये 25, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 इज इक्वल टू 20, t1 t2 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, x y z और w, क्यों, समझ में आया, इस वजह से, क्योंकि x1 कितना है, डिपेंड ऑन t1, y डिपेंड ऑन t2, z डिपेंड ऑन t3, w डिपेंड ऑन t4 एंड v डिपेंड ऑन t5, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछा, कौन सा सॉल्यूशन पूछा, इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, तो निकाल दो इसका सॉल्यूशन फंडा, क्या आएगा, पॉजिटिव 20 -1 c कितना हो गया, 5 -1, बोलो भाई 19 c4, इज दैट क्लियर, दिस इज द आंसर, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आना कैसे करना है, राइट है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर लेस बोल दे, तो कल को जैसे ये लेस बोल दे तो क्या करोगे, सर अब यहां से कुछ घटाना पड़ेगा, यहां क्या किया, ऐड किया है, समझ में आई बात, तो ऐसे फंडा चलता है, जैसे यहां पर बोल दे y लेस देन 1, दैट मींस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, राइट, इज समथिंग न्यू वेरिएबल, ओके, तो ये डिपेंड करेगा साइन पर। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, लिखिएगा, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ the inequation x plus y plus z greater than or equals to 150, where x greater than 0, less than or equal to 60, y greater than 0, less than or equal to 60, z less than or equal to 60, ठीक है ना। ओके, समझ में आई की बात। अब ध्यान से देखो, ये जो फंडा है ना, अब की बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या इससे ग्रेटर है, और कैसे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, समझ लेना इसको, कैसा पूछा है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितना आएगा, या तो 1 या 2 या 3 जो भी आएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
इक्वल का किसी ने साइन लाया माइनस डब्ल्यू कर दिया, इक्वल टू 150। अच्छा डब्ल्यू के बारे में खास बात देखना, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 147। हाँ ना बोलना क्यों सर 147 कैसे पता कैसे किया? इतना पता है डब्ल्यू 0 से ग्रेटर आएगा या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये लेस देन 147 कैसे होगा? अब आइडिया तुम्हारे दिमाग में कौन था सर 147 कैसे लिया आपने? मैंने कहा मेरे लाल मिनिमम वैल्यू अगर इसकी एक्स वाई जेड की होगी वो होगी 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, जेड कितना है 3, क्योंकि एक्स वाई जेड कैसे है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है मेरे लाल, दैट मींस एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1 1 1, इट मींस दिस इज द मिनिमम एज 3, सो जेड मस्ट बी लाइन 3 घटा दो 147, सो जेड मस्ट बी लाइन बिटवीन 0 टू 147। हाँ ना बोलना, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाओ साहब, ये बोला एक्स जो है ना किससे लेस है 60 से, तो मैंने बोला x माइनस T1 कर दो, राइट है नहीं, और कितना कर दो, और साहब T1 को है ना लिख दो 0 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 59। बोलो कोई बुराई वाली बात, राइट है नहीं, सही है ना? यानी कि x को ऐसे लिखता हूं, सॉरी x इक्वल टू 60 माइनस T1 और T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, बोलो भाई कितना 59, 0 आएगा तो इक्वल 0 से आने, राइट है नहीं? नेक्स्ट 59 से ग्रेटर क्यों नहीं हो सकता ये? मैंने कहा इसलिए नहीं हो सकता, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये भाई साहब 60 से ऊपर निकल जाएगा, राइट है नहीं? समझ में आई बात? सिमिलरली y इक्वल टू 60 माइनस T2, तो ये T2 अगेन फंडा 0 से 59, नेक्स्ट z इक्वल टू 60 माइनस T3, राइट है नहीं? तो भैया z कितना आ गया T3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 59। अब आ जाओ इधर इसमें ये वाला फंडा, x कितना 60 माइनस T1 प्लस y कितना 60 माइनस T2 प्लस z कितना 60 माइनस T3 प्लस ऑफ w इक्वल्स टू 150। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा सर एक बात तो w के बारे में कुछ लिख लो। मैंने कहा लो भाई w इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं 147 माइनस T4, राइट है कि नहीं? समझ में आएगा? 147 माइनस समथिंग घटाऊंगा तब तो इसकी इक्वल आएगा, राइट है कि नहीं? और अगर ग्रेटर होता तो ऐड करता w में, राइट है कि नहीं? तो भैया क्या आ गया इसकी लिखूं 60 माइनस T1 प्लस 60 60 60 कितना हो गया 180, राइट है कि नहीं? माइनस w हाँ जी प्लस ऑफ 147 माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस ऑफ T4 इक्वल्स टू 157। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ये प्लस हो जाएगा। अब देखो चार वेरिएबल आगे से तुम सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो गया 180, ये 130, 177, तो 177 equals to T1 plus T2 plus T3 plus T4। Now you can easily solve। क्या निकालना है तुम्हें? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो R कितना हो गया 4, N कितना हो गया 177, तो कितना आ गया 177 माइनस C माइनस 1 C 4 माइनस 1। इज दैट क्लियर? दिस इज आवर आंसर। T1 T2 T3 एंड T4 इन पर डिपेंड कौन कर रहा है? X Y Z एंड W। ओके सो नाउ आवर PLC फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट मल्टीनोमियल थ्योरम, एंड अबाउट मल्टीनोमियल थ्योरम वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन बाइनोमियल थ्योरम। ओके बाइनोमियल थ्योरम के टॉपिक है एक्चुअल में, तो ये ठीक है ना, वहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कई बुकों में कई बुक्स में तुम्हें PLC में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत टेंशन लेना, उसमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बहुत शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, लेकिन ये मैं भी क्यों नहीं पढ़ा रहा क्योंकि तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट मतलब बहुत ज्यादा पावर का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो नहीं आ रहा, और वो हम कब सीखेंगे? जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। और अपने नोट्स बनाते रहो प्रॉपर तरीके से, रटेगा नहीं, और जो भी टेस्ट है उसको दो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।